नमस्कार, लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। जापान सरकार आने वाले 10 वर्षों में भारत में निजी क्षेत्र के जरिए 10 ट्रिलियन येन यानी करीब 68 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने की योजना बना रही है। इसकी आधिकारिक घोषणा 29 अगस्त को टोक्यो में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा की बैठक के दौरान हो सकती है। ये कदम जापान के मौजूदा निवेश लक्ष्य का विस्तार होगा। मार्च 2022 में तत्कालीन प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने भारत यात्रा के दौरान 5 साल में 5 ट्रिलियन येन इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया था। एक रिपोर्ट के अनुसार तब से जापानी कंपनियां हर वित्त वर्ष में भारत में औसत 1 ट्रिलियन येन का निवेश कर रही हैं। अमेरिका की आईटी फर्म ने भारत में $2.25 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश करने का फैसला लिया है। आईटी कंपनी किंड्रिल ने कहा कि अगले 3 साल में भारत में $2.25 अरब डॉलर यानी करीब 19,600 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बनाई गई है। कंपनी भविष्य के लिए प्रतिभाओं को विकसित करने और एआई लैब्स स्थापित करने पर जोर दे रही है। यह अमेरिकी आईटी फर्म भारत के कई अग्रणी उद्योगों को अपनी सेवाएं दे रही है। इनमें बेंगलुरु में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केनरा बैंक, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, होंडा मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर इंडिया, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया जैसी प्रमुख इकाइयां शामिल हैं। भारत 25 अगस्त से अमेरिका के लिए ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय पोस्टल सर्विसेज अस्थायी रूप से बंद कर देगा। यह फैसला डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ नियमों के जवाब में किया गया है। अमेरिका ने $800 तक के सामान पर सीमा शुल्क की छूट खत्म कर दी है। अब 29 अगस्त से हर सामान पर ड्यूटी लगेगी, सिवाय $100 तक के गिफ्ट आइटम्स के। इस वजह से एयरलाइंस ने 25 अगस्त के बाद डाक स्वीकार करने से मना कर दिया है। डाक विभाग अब केवल लेटर्स, दस्तावेज और $100 तक के गिफ्ट आइटम ही अमेरिका भेजेगा। पहले से बुक किए गए सामानों का शुल्क भी रिफंड कर दिया जाएगा। एसएमबीसी को अब यस बैंक का प्रमोटर नहीं माना जाएगा। इससे पहले मई में यस बैंक ने बताया था कि एसएमबीसी ने बैंक में 20% हिस्सेदारी खरीदने का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव में एसबीआई से 13.19% हिस्सेदारी और 7 अन्य बैंकों एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक से कुल 6.81% हिस्सेदारी खरीदने की योजना शामिल थी। यस बैंक की ओर से स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में बताए गए कुछ सामान्य शर्तों को भी पूरा करना होगा। ये सौदा न केवल यस बैंक के लिए बल्कि भारतीय बैंकिंग सेक्टर में विदेशी निवेश के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। एसएमबीसी की इस हिस्सेदारी से बैंक की वित्तीय स्थिति को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2025 को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और हम बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। और जब हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो आपको भारत की इकोनॉमी की मजबूती का एहसास होता है। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। हम बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। मोदी ने कहा कि विशेषज्ञ कह रहे हैं कि विश्व की वृद्धि में भारत का योगदान बहुत जल्द लगभग 20% होने वाला है। इस वृद्धि और लचीलेपन के पीछे जो हम भारत की अर्थव्यवस्था में देख रहे हैं, पिछले 1 दशक में भारत में आई व्यापक आर्थिक स्थिरता है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि दुनिया की ग्रोथ में भारत का कंट्रीब्यूशन बहुत जल्द करीब 20% होने जा रहा है। ये ग्रोथ, ये रेजिलियंस जो हम भारत की इकोनॉमी में देख रहे हैं,
इसके पीछे बीते एक दशक में भारत में आई मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। आज हमारा फिस्कल डेफिसिट घटकर 4.4% तक पहुंचने का अनुमान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुद्रास्फीति बहुत कम है, ब्याज दरें भी कम हैं। आज हमारा चालू खाता घाटा नियंत्रण में है। मोदी ने कहा कि विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत है। इतना ही नहीं, हर महीने लाखों घरेलू निवेशक एसआईपी के जरिए बाजार में हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज हमारी कंपनियां कैपिटल मार्केट से रिकॉर्ड फंड जुटा रही हैं। आज हमारे बैंक्स पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। इन्फ्लेशन बहुत लो है, इंटरेस्ट रेट्स कम है। आज हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में है। फॉरेक्स रिजर्व भी बहुत मजबूत है। इतना ही नहीं, हर महीने लाखों डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स एसआईपीज के जरिए हजारों करोड़ रुपए मार्केट में लगा रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में किसानों और छोटे उत्पादकों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में जयशंकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति को परंपरागत से अलग बताया और रशिया से तेल खरीद पर अमेरिका के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें भारतीय तेल पसंद नहीं तो वे न खरीदें। भारत ने साफ किया कि उसकी प्राथमिकता किसानों की रक्षा है। उन्होंने भारत चीन संबंधों को अमेरिका के तनाव के साथ जोड़ने को भी गलत बताया। We have red lines in the negotiations. We have to be clear as to red lines by definition are lines to be maintained and defended. Keeping that in mind, see what we get. And frankly, where we are concerned, the red lines are primarily the interests of our farmers and to some extent of our small producers. So when people pronounce that we have succeeded or failed or where are you, the bottom line is, my counter question is, we as a government are committed to defend the interests of our farmers and our small producers. We are very determined on that. That's not something which we can compromise on. बड़े निवेश और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से भारत ग्लोबल चिप सप्लाई चेन में एक प्रतिस्पर्धी मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित हो रहा है। इंडिया नैरेटिव की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 50% तक सब्सिडी की पेशकश करने वाली सरकारी योजनाओं के समर्थन से भारत का सेमीकंडक्टर बाजार 2024-25 में 45 से 50 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2030 तक 100 से 110 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। सेमीकंडक्टर फैब्स स्कीम और डिस्प्ले फैब्स स्कीम अपने अपने क्षेत्रों में आने वाली परियोजनाओं के लिए 50% तक आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं। डीएलआई योजना प्रत्येक चिप डिजाइन स्टार्टअप या एमएसएमई को 15 करोड़ रुपए तक का प्रोत्साहन देती है और अब तक 22 चिप डिजाइन प्रोडक्ट्स को फंड किया जा चुका है। सरकार ने इस महीने ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में 4 नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी भी दी है, जिससे कुल स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने 89वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन में घोषणा की कि 2025 के अंत तक भारत में बने सेमीकंडक्टर चिप्स बाजार में उपलब्ध हो जाएंगे। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोन और फॉक्सकॉन जैसी दिग्गज कंपनियां गुजरात, उत्तर प्रदेश और असम में सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित कर रही हैं, जिससे रोजगार मिलेंगे और इंपोर्ट पर निर्भरता कम होगी। 2025 की सेमीकॉन इंडिया प्रदर्शनी में 18 देशों के 300 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स के आने की उम्मीद है, जिससे भारत की एक उभरते वैश्विक सेमीकंडक्टर डेस्टिनेशन के रूप में स्थिति और मजबूत होगी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने
जुलाई के महीने में 2,72 लाख रुपए का रिफंड दिलवाया और 27 क्षेत्रों में 7,256 उपभोक्ता शिकायतों का समाधान किया। ई कॉमर्स क्षेत्र में रिफंड संबंधी शिकायतों की संख्या सबसे ज्यादा थी। ये संख्या थी 3,594, जिसके कारण 1,34 लाख रुपए का रिफंड हुआ। इसके बाद ट्रैवल और टूरिज्म का स्थान रहा, जहां 31 लाख रुपए का रिफंड हुआ। मंत्रालय ने बताया कि कॉल्स की संख्या 10 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। जो दिसंबर 2015 में 12,533 थी, वो दिसंबर 2024 में 1,55,138 हो गई। इसी तरह औसत मासिक शिकायत रजिस्ट्रेशन में भी काफी बढ़ोतरी हो गई है और अब ये संख्या 1,11,951 है। मंत्रालय के अनुसार डिजिटल माध्यमों को अपनाने वाले उपभोक्ताओं की संख्या में भी तेजी आई है और व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायतों का रजिस्ट्रेशन 3% बढ़ा है। संसदीय पैनल ने सिफारिश की है कि रेगुलेटेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स में मानकों के तहत मूल्य निर्धारण के साथ कैंसर निदान के पैकेज विकसित किए जाने चाहिए। नारायण दास गुप्ता की अध्यक्षता वाली राज्यसभा की याचिका समिति ने अपनी 163वीं रिपोर्ट में सिफारिश की है कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की ओर से लागू मूल्य सीमा जैसे 42 जरूरी कैंसर रोधी दवाओं पर मौजूदा 30% व्यापार मार्जिन सीमा को कैंसर के टीके, इम्यूनोथेरेपी और कीमोथेरेपी पर भी लागू किया जाना चाहिए। समिति ने कहा कि नियामक निगरानी का ये विस्तार बीमाकर्ताओं की लागत को नियंत्रण करने और कैंसर बीमा प्रोडक्ट्स को ज्यादा किफायती बनाने और ज्यादा लोगों तक इसकी पहुंच सुलभ करने के लिए जरूरी है। इसने यह भी सिफारिश की कि सरकारी फाइनेंसिंग, निजी क्षेत्र की भागीदारी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के माध्यम से उन्नत चिकित्सा टेक्नोलॉजी से सज्जित ज्यादा कैंसर अस्पताल बनाए जाएं। इस पैनल ने कहा कि मरीजों को कैशलेस सेवाएं प्रदान करने के लिए इन सुविधाओं को बीमा कंपनियों के नेटवर्क में शामिल किया जाना चाहिए। स्पष्ट रूप से पैकेज तैयार करने से बीमा कंपनियों को लागत के मानकों के तहत लाने और पॉलिसी होल्डर्स को वित्तीय लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी। इस समिति ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी प्रमुख स्वास्थ्य योजनाओं में कैंसर स्क्रीनिंग को इंटीग्रेट करने और CGHS और ECHS के तहत कैंसर निदान परीक्षणों को शामिल करने के लिए नीतिगत स्तर पर हस्तक्षेप की भी सिफारिश की। समिति ने कहा कि इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए निजी क्षेत्र के ढांचे का ज्यादा उपयोग हो सकेगा। भारतीय मूल के ब्रिटिश कारोबारी संजीव गुप्ता की कंपनी स्पेशलिटी स्टील्स यूके को अब ब्रिटेन की सरकार नियंत्रित करेगी। देश की तीसरी सबसे बड़ी स्टील वर्क्स कंपनी SS यूके को अनिवार्य परिसमापन के लिए मजबूर किया गया। ब्रिटिश सरकार के अधीन संचालित इंसॉल्वेंसी सर्विस ने इस बदलाव की पुष्टि की। इसके तहत हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर ये लिक्विडेटर के रूप में काम करेगी। इस बड़े कारोबारी बदलाव के बाद लिबर्टी स्टील ने एक बयान में कहा कि कंपनी को अनिवार्य रूप से खत्म करने का निर्णय अतार्किक है। इससे 1,500 नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी। CBI ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस के खिलाफ 2,929 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में केस दर्ज किया है। CBI ने मुंबई में रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के ऑफिस और अनिल अंबानी के घर पर छापेमारी भी की। ये फ्रॉड SBI से जुड़ा है। इस बीच अनिल अंबानी ने अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों से इनकार किया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा था कि SBI ने इस मामले में CBI में शिकायत दर्ज कराने का प्रोसेस शुरू किया है। इसके अलावा बैंक ने अनिल अंबानी के खिलाफ व्यक्तिगत दिवालिया कार्रवाई भी शुरू की है, जो अभी मुंबई NCLT में पेंडिंग है। इससे पहले पिछले महीने भी ED ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़े 35 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी यस बैंक से लिए 3,000 करोड़ रुपए के लोन धोखाधड़ी मामले में की गई थी। OpenAI ने भारत में नया सब्सक्रिप्शन प्लान ChatGPT Go लॉन्च किया है। इसकी कीमत 399 रुपए मासिक रखी गई है। ये योजना यूजर्स को बढ़ी हुई मैसेज लिमिट, इमेज जनरेशन, फाइल अपलोड और GPT-5 आधारित मेमोरी जैसी उन्नत सुविधाएं प्रदान करती है। OpenAI के अनुसार भारत कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ मार्केट है, जहां ChatGPT का इस्तेमाल छात्रों, प्रोफेशनल्स, डेवलपर्स, उद्यमियों और क्रिएटर्स लाखों की संख्या में कर रहे हैं। ये थे कॉर्पोरेट जगत के आज के कुछ अहम समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.
Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.